हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और हम लोग एनसीईआरटी सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं और आज हम क्लास 10 की चैप्टर 4 को हम लोग देखेंगे, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर को शुरू करने से पहले ये मेरे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसके डिस्कशन ग्रुप्स के जुड़ सकते हैं, अपने सवालों को मुझसे पूछ सकते हैं। अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नाम है इसका कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक वाला जो ये चैप्टर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके यूपीएससी के लिए भी, साथ ही साथ आपके स्टेट पीसीएस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये डायरेक्ट इससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं और साथ ही साथ इनडायरेक्टली जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी या करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं, वो भी इससे जुड़े हुए सवाल आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो ये ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारी चीजें इसमें इस चैप्टर के अंदर बहुत एक्स्ट्रा भी दी गई हैं, लेकिन जो जो चीजें मैंने आपको इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा या बताऊंगा, वो बिल्कुल एक्यूरेट अप टू डेट होगी आपके एग्जामिनेशन के लिए, यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए। तो बहुत अच्छे से इसे पढ़ना है, बहुत अच्छे से इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब हम लोग जैसा इसकी शुरुआत करते हैं, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ उनसे बने हुए जो कंपाउंड्स होते हैं, यौगिक होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब बात यहां पर आती है, कार्बन के लिए एक अलग सा चैप्टर दिया हुआ है, काफी बड़ा चैप्टर है। आखिर ऐसा क्यों है? तो सबसे पहला इसका जवाब जो दिया है हमारे एनसीईआरटी ने, मैं एनसीईआरटी से ही लाइनें उठाता हूं क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी तो कंप्लीट कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट लाइंस निकालकर मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं। ठीक है, तो अब यहां पर देखा जाए तो हमारे आसपास जो भी चीजें आप लोग देखते हैं, चाहे वो भोजन देख लीजिए, चाहे वो कपड़े देख लीजिए, चाहे वो दवाएं देख लीजिए, चाहे वो पुस्तकें देख लीजिए, या जो भी आपके आसपास जो वस्तुएं मौजूद होती हैं, उसमें अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो कार्बन से ही बनी होती है। कार्बन के ही वो उत्पाद होते हैं, कार्बन के कंपाउंड और यौगिकों से ही वो बने होते हैं। मतलब अगर मैं सीधी भाषा में बात करूं तो हमारे चारों तरफ जो भी चीजें आप देखते हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा जो उत्पाद हम इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं, वो सारी की सारी चीजें, मैक्सिमम चीजें जो हैं, वो कार्बन के कंपाउंड ही होते हैं, कार्बन के यौगिक ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब कार्बन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें, कार्बन से बनी हुई चीजें यूज कर रहे हैं अपने आसपास, जो जो चीजें देख रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन से ही बनी हुई चीजें मौजूद हैं। तो हमारे लिए ये चैप्टर जो है वो पढ़ना और समझना बहुत जरूरी हो जाता है, और इसी वजह से इसमें से क्वेश्चंस भी आपसे ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कोई भी तो एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि जितने भी जीव हैं, सजीव हैं, जितनी भी सजीव संरचनाएं आप देखते हैं, वो सब कार्बन पर आधारित होती हैं, यानी कार्बन से बनी हुई होती हैं। क्या सर आप ऐसा कहना चाह रहे हैं हम सजीव हैं तो क्या हम कार्बन से बने हुए हैं? जी हां, बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर जो बहुत सारे अणु हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें मैक्सिमम मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन से ही बने हुए हैं, कार्बन से बने हुए यौगिकों से ही बने हुए हैं। हमें ऊर्जा देता है ग्लूकोज, ग्लूकोज भी एक तरीके का कार्बन का यौगिक है। इसके अलावा जो है हमारे शरीर में प्रोटीन बनता है, वो भी कार्बन से बना हुआ है। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर फैट मौजूद हैं, वो भी कार्बन के ही बने हुए यौगिक हैं। तो मतलब ओवरऑल ये है कि जितने भी सजीव हैं, जितने भी जीवित हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जानवर हों, मनुष्य हों, सब के सब कार्बन से के बने हुए व्युत्पादों से, कार्बन के बने हुए पदार्थों से ही मिलकर बने हुए होते हैं, उन्हीं के मॉलिक्यूल से बने होते हैं। अब बात यहां पर होती है कि अगर भू प्रॉपर्टी की बात की जाए या वायुमंडल की बात की जाए, तो ये जो कार्बन होता है, ये बहुत अल्प मात्रा में उपस्थित होता है, बहुत अल्प मात्रा में उपस्थित होता है, बहुत अल्प मात्रा। जैसे भू प्रॉपर्टी की बात की जाए, यानी हमारे जो अर्थ क्रस्ट में अगर बात की जाए, तो ये खनिजों में पाया जाता है, जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम में पाया जाता है। लेकिन मात्र हमारे भू प्रॉपर्टी का 0.02% ये होता है। और अगर वायुमंडल में देखा जाए तो वायुमंडल में इसकी जो मात्रा होती है वो मात्र 0.03% होती है। तो हमारी भू प्रॉपर्टी यानी अर्थ क्रस्ट में और साथ ही साथ हमारे वायुमंडल यानी हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन होता है वो 0.02% और 0.03% ही पाया जाता है, बड़ी अल्प मात्रा में पाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये दुनिया में जो कंपाउंड बनते हैं, दुनिया में जो भी यौगिक बनते हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई यौगिक बनाता है, कंपाउंड बनाता है, तो ये कार्बन
कार्बन ही बनाता है। अब उसके पीछे कारण है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उसके पीछे बहुत सारे रासायनिक कारण हैं, उस सब को भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो सारी चीजें डिस्कशन में आएंगी। तो बात यहां पर यह आ जाता है कि बड़ी मजेदार चीज है कि कार्बन इस धरती पर बहुत अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता है, बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है, चाहे वायुमंडल में चाहे भूपटपट्टी पर, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया में जो भी पदार्थ बनते हैं उनमें सबसे ज्यादा पदार्थों का निर्माण, सबसे ज्यादा यौगिकों का निर्माण जो है वो कार्बन करता है। ठीक है, कार्बन करता है। अब इसके कारण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन कारणों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, उन कारणों पर बात करेंगे। अब बात यहां पर यह होती है कि जो कार्बन होते हैं, ये इसका जो सबसे कार्बन इतने सारे यौगिकों का जो निर्माण करता है, तो वो क्यों कर पाता है, कैसे कर पाता है? तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कार्बन जो है, कार्बन के का एक सहसंयोजी बंध बनाता है। कल मैंने आप लोगों को, यानी कि जो पहला, इससे पहले वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 3 जो है, उसमें मैंने इस आपको बंध, यानी कि आपका जो कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, उसमें मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक बंध के बारे में बताया था। ठीक है, उसके कंपाउंड के बारे में। आज मैं थोड़ा सा सहसंयोजी बंधों के बारे में आपको बताता हूं। तो जैसे देखिए, आप एक समझिएगा, कल हम लोगों ने जो देखा था उसमें क्या देखा था कि जैसे Na था, सोडियम था और Cl था, तो NaCl में जो है वो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को Cl को दे दिया, और इसकी वजह से क्या हो गया कि सोडियम और क्लोरीन के अपने ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। ठीक है, यानी कि इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर दिया, जिसकी वजह से सोडियम और क्लोरीन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, और इससे एक कंपाउंड बना NaCl। इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दिया किसने? सोडियम ने, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, जिससे क्या हुआ, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, यानी कि ये धनात्मक इस पर चार्ज दिखाई पड़ा, और ये जो है एक इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है, यानी इस तरीके से जो दो तत्व आपस में मिलकर जो है वो कंपाउंड यौगिक बनाते हैं, जिसमें एक कोई जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो इस तरीके के बंध से जो बने हुए कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, ठीक है, उन्हें जो है वो क्या बोलते हैं? उन्हें मैंने आपको कल लास्ट में बताया था, उनको क्या बोलते हैं? उनको विद्युत संयोजी बंध बोलते हैं। उन्हें विद्युत संयोजी बंधों के नाम से जाना जाता है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले टर्म में पढ़ा था। ठीक है, लेकिन बात यहां पर यह होती है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो कभी कभी क्या होता है कि दो आपके तत्व होते हैं, तो दो तत्व है, मान लीजिए ए तत्व है और बी तत्व है। ठीक है, अब देखिए, मैंने, अगर जिन लोगों ने इसको पूरा समझना है, वो पिछले वाला चैप्टर, यानी कल जो अपलोड हुआ है उस चैप्टर को, यानी कक्षा 10 का चैप्टर 3 ढंग से पढ़िए, तो उसमें आपको मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, क्या होता है, वो बहुत अच्छे से। तो पहले उस चैप्टर को जरूर कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद इस चैप्टर को शुरू कीजिए, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बार बार चीजों को रिपीट करने का मजा नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर यानी कक्षा 10 का एनसीईआरटी का चैप्टर 3 जो है वो जरूर पढ़ लीजिए, तब आपको और चीजें समझ में आएंगी। उसी के आगे हम लोग इसको प्रोसीड कर रहे हैं। तो अब मामला यहां पर यह आ जाता है कि अब मान लीजिए कि एक कोई तत्व है ए और एक कोई तत्व है बी। ठीक है, तो इसमें ना ये इलेक्ट्रॉन इसको देना चाह रहा है, ना ये इसको इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ साझा कर लेगा और कुछ इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ साझा कर लेगा, यानी दोनों जो है वो कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करके एक बॉन्ड बनाते हैं, एक बंध बनाते हैं, और इसके बाद एक कंपाउंड बनता है ए बी। तो ए बी कंपाउंड बनने के लिए इसमें कोई ना एक इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा और एक सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, जो विद्युत संयोजी बंध होते हैं उनमें क्या किया जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और इस तरीके से संयोजन होता है, इस तरह से कंपाउंड बनते हैं। लेकिन जो कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का जो है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता, दूसरा सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करता, बल्कि दोनों जो हैं कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करते हैं,
आपस में जो है वो बांट लेते हैं। तो इस तरीके से जो कंपाउंड बनते हैं तो उन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं, सहसंयोजी आबंध के साथ बनने वाले कंपाउंड या यौगिक कहते हैं। यानी जिसमें साझा होता है, जिसमें सिर्फ एक देता नहीं है एक लेता नहीं है, बल्कि दोनों कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके आपस में बंध बना लेते हैं, आपस में जोड़ा बना लेते हैं और उसके बाद जो है वो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, तो इन दोनों के बीच यानी इस कंपाउंड को बनने के लिए दोनों ने क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को साझा किया है तो इन दोनों के बीच में सहसंयोजी बंध होता है। तो याद रखिएगा कार्बन जो है दुनिया में सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है, सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है। तो उसका एक बड़ा कारण यह है कि वो हमेशा सहसंयोजी बंध बनाता है और सहसंयोजन में सिर्फ देना नहीं होता है या सिर्फ लेना नहीं होता बल्कि साझा करना होता है। और जब साझा करने की प्रवृत्ति होती है तो ऐसे कारण से वो किसी भी एलिमेंट के साथ, किसी भी तत्व के साथ अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करके उनके साथ बंध बना लेता है और बंध बनाकर उनके साथ कंपाउंड यानी उनके साथ यौगिक बना लेता है। तो एक कारण यह भी है, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बंध बना लेता है। तो सीधी सी बात है कि कार्बन में क्या होता है, सहसंयोजी आबंध बनते हैं, यानी कि दो सहसंयोजी। और सहसंयोजी आबंध में आपको समझ में आ गया होगा कि सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को क्या करना होता है, साझा करना होता है। तो इसका मतलब कार्बन जो है वो सहसंयोजी आबंध बनाता है, इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रॉनों को शेयर करता है, ठीक है। अब यहीं पर बात हो रही है कि कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक, अब इसकी वजह से क्योंकि ये सहसंयोजी आबंध बनाता है तो इसकी कुछ प्रकृति होती है, इसके कुछ गुणधर्म हो जाते हैं, ठीक है, गुणधर्म हो जाते हैं। तो अब उन गुणधर्मों को समझना पड़ेगा कि कार्बन क्योंकि साझा करता है, कार्बन जो है सहसंयोजी आबंध बनाता है, तो इसमें क्या होता है कि इसके कुछ गुणधर्म होते हैं। तो उस गुणधर्मों को आप समझेंगे। कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं, तो इस पॉइंट को याद रख लेना है। कार्बन यौगिक जो होते हैं, जो कार्बन से बने यौगिक होते हैं, वो अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं। इसके अलावा उपरोक्त यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांकों की आयनिक यौगिकों के क्वथनांक तथा गलनांक की तुलना में काफी कम होता है। यानी कुल मिलाकर जो कार्बन से बने यौगिक होते हैं इनका क्वथनांक तथा गलनांक कम होता है, आयनिक यानी जिसमें आयनिक बंध होता है उनसे कम होता है, ठीक है। इसके अलावा परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं। जो आयनिक बंध वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं या कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, उनमें मैंने कल बताया था, पिछली क्लास में बताया था कि उसमें क्या होता है, आपस में बंधन ऊर्जा ज्यादा होती है, वो बहुत अच्छा उनके बीच में जो है एक आकर्षण बल होता है। जबकि यहां पर जो सहसंयोजी बंध होते हैं उनमें परमाणुओं के बीच में प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है, ठीक है। इनसे कार्बन से बने यौगिक जो होते हैं ये यौगिक अधिकांशतः विद्युत के कुचालक होते हैं। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन यौगिकों के आबंधन से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। तो मतलब ये कुचालक होते हैं और कुचालक होते हैं तभी ये विद्युत चालकता नहीं शो करते, विद्युत चालकता। अगर यहां पर क्या हो जाता है, जो हम लोग विद्युत संयोजी बंध की बात हम लोगों ने बात करी थी, तो यहां पर क्या था कि यहां पर अगर ये पानी में घुल जाएंगे तो अपने आयनों में टूट जाएंगे, ठीक है। एक पॉजिटिव आयन हो जाएगा, एक नेगेटिव आयन हो जाएगा और इसमें से जो विद्युत का चालन आसानी से हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहां पर सहसंयोजी बंध होता है तो सहसंयोजी बंध में विद्युत का चालन आसानी से नहीं होता है, क्योंकि इसमें आयन का फॉर्मेशन नहीं होता, आयनों का निर्माण नहीं होता है। तो अब यहां पर इन्होंने कुछ यौगिकों का नाम दिया है और इनके गलनांक और क्वथनांक दिए हैं, रटने की जरूरत नहीं है, एक बार देख लीजिएगा। जैसे एसिटिक एसिड है, यह कार्बन से बना हुआ पदार्थ है और इसका गलनांक 290 केल्विन और साथ ही साथ क्वथनांक 391 केल्विन है। क्लोरोफॉर्म है 209 334, इस तरीके से ये सारा दिया हुआ है। तो एक बार देख लीजिएगा, बहुत रटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा जाता है। अब आगे हम लोग जब बात कर रहे हैं तो ये जो सहसंयोजी बंध होते हैं, तो क्या सिर्फ कार्बन ही सहसंयोजी बंध बनाता है या कोई दुनिया के और भी तत्व हैं जो सहसंयोजी बंध बनाते हैं? नहीं भैया, सिर्फ कार्बन नहीं बनाता बल्कि और भी जो भी तत्व होते हैं वो सहसंयोजी बंध बनाते हैं। होता यह है कि जैसे कार्बन की बात की जाए, अब अगर कार्बन की बात की जाए तो कार्बन की अगर बात की जाए तो कार्बन के बारे में अगर आप देखेंगे तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। और ऐसी कंडीशन में इस
का इसमें कार्बन का ये आपका नाभिक होगा, ठीक है, नाभिक होगा और नाभिक के चारों तरफ जो है इसकी कक्षाएं होंगी। तो इसकी दो कक्षाएं होती हैं, एक के होती है फिर एल होती है, दो कक्षाएं होती हैं। अब ये के एल एम क्या होता है, ये सब जो है मैंने कहा ना, पिछला जो चैप्टर है उसे देखिए, बहुत अच्छे से उसे समझिए, वहां पे बहुत डिटेल मैंने समझाया है। अब इसमें क्या होता है कि इस के वाली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते। तो इसमें क्योंकि कार्बन का में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए। अब 2 आ गए, बचे हुए कितने, 4 होते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या हो जाते हैं, एल वाले संख्या में आ जाते हैं। और याद रखिएगा, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अगर इसके अंदर 8 होने चाहिए, किसके अंदर, ये जो एल वाला जो एल वाली जो कक्षा है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। किसी भी तत्व के एल वाली जो कक्षा होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में देखा जाए तो कार्बन के जो के वाली कक्षा है उसमें जो है 2 है और जो एल वाली कक्षा है उसमें सिर्फ 4 है। यानी इसको अगर स्थायित्व प्राप्त करना है, अगर कार्बन को स्थायित्व प्राप्त करना है तो इसको इसकी बाहरी कक्षा यानी एल वाली जो कक्षा होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक है। अब क्योंकि इसके पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसको जो है स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इसको जरूरी है कि 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेने पड़ेंगे। अब कोई 4 इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं देगा, एक की बात होती तो कोई दे देता, दोस्ती दे देता जैसे, लेकिन यहां पर क्या होगा कि 4 एक का 4 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं। तो ना 4 इलेक्ट्रॉन कोई इनको देगा, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी और को देंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूसरे जो एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, उनसे साझा करेंगे। और इसी वजह से ये जो कार्बन होता है ये सहसंयोजी बंध बनाता है, क्योंकि ये साझा करता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन ना ले सकता है, ना इनको कोई देगा और ना ये किसी को देंगे। तो ऐसी कंडीशन में किसी से कुछ इलेक्ट्रॉन ये साझा कर लें, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर लें, किसी से 3 इलेक्ट्रॉन साझा कर लें और फाइनली जो है अपने कंपाउंड, अपने यौगिक बना लें, ठीक है, बना ले। तो इनके अंदर सहसंयोजी बंध इसीलिए पाया जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन 4 के 4 ना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ना 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपनी इस बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इनको जरूरी है कि ये जो है वो इलेक्ट्रॉनों को साझा करें। तो क्या सर ये सिर्फ कार्बन ही करता है कि और भी करते हैं? और भी करते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करी जाए तो हाइड्रोजन जो है, अगर हाइड्रोजन के उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही होता है, लेकिन बात ये हो जाती है कि 2, अब ये अगर, लेकिन ये जो इसकी बाहरी कक्षा है वो के वाली कक्षा है, इसमें 2 होने ही चाहिए, तो 2 कंप्लीट नहीं होते। तो ऐसी कंडीशन में हाइड्रोजन का एक एटम यानी कि परमाणु दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ जो है आपस में जुड़कर क्या करता है कि आपस में इस इलेक्ट्रॉनों को साझा कर लेता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये हाइड्रोजन इसने एक दिया, एक इसने दिया, दोनों ने इन इलेक्ट्रॉनों को साझा कर लिया। फाइनली क्या हो जाता है, ये जो कंपाउंड बन जाता है H2। इसी वजह से हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का एक एटम दूसरा एटम आपस में मिलकर ये अणु बना लेता है, H2 अणु बना लेता है, जिसकी और ये अणु इसी वजह से बन पाता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने साझा कर लिया। और इनकी जो, क्योंकि बाहरी कक्षा के वाली होती है और के वाले में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, तो दोनों की जो कक्षाएं होती हैं वो आपस में साझा करने की वजह से यानी ये कंप्लीट हो जाती हैं। ये हाइड्रोजन कहता है ये दोनों मेरे हैं और ये हाइड्रोजन कहता है ये दोनों मेरे हैं, यानी दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट, आपका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। यानी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इनकी बाहरी कक्षा में, दोनों के कंप्लीट हो गए, दोनों अपने एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपना मान लेते हैं और फाइनली ये कंपाउंड बन जाता है। इसका मतलब क्या, ये सहसंयोजी बंध जो है वो हाइड्रोजन भी बनाता है, बिल्कुल बनाता है। यहां पे साझेदारी के इलेक्ट्रॉन जो है आपस में शेयर हो गए। इसी तरीके से अगर बात किया जाए तो ऑक्सीजन की बात की जाए। अब ऑक्सीजन की अगर आप बात करेंगे तो ऑक्सीजन क्या करते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो क्या करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन को आपस में, यानी कि 2-2 इलेक्ट्रॉन को आपस में साझा कर लेते हैं। क्योंकि इसके जो बाहरी उसमें ऑक्सीजन का अगर का एटम देखा जाए तो ऑक्सीजन एटम में 6 के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हुए, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हुए, इनको 2 की जरूरत है, इनको 2 की जरूरत है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या करते हैं, 2 ना ये इनको दे सकते हैं या ना ये इनको दे सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में 2-2 इलेक्ट्रॉन ये आपस में साझा कर लेते हैं, ऑक्सीजन के एटम, ऑक्सीजन के परमाणु। और जब 2-2 इलेक्ट्रॉन ये आपस में साझा कर लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि साझा करने से क्या
हुआ 2 2 4 2 6 2 8, इनका भी कंप्लीट हो गया। 2 2 4 2 6 2 8, इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और फाइनली जो है वो O2 नाम का अणु बन जाता है। तो इसी वजह से ऑक्सीजन भी O2 की फॉर्म में ज्यादातर मौजूद रहती है, क्योंकि ये अपने ऑक्टेट को इस तरीके से दो एटम ऑक्सीजन के आपस में मिलकर दो इलेक्ट्रॉन साझा करके अपने अपने अणु को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन भी अक्सर आपने देखा होगा O2 की फॉर्म में ही दिखती है, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में दिखता है। क्यों? क्योंकि दो एटम ये आपस में मिलकर अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉनों को उसका साझा करके वो क्या करते हैं, अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं और अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में, एक नाइट्रोजन जो होता है उसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 5 होती है। दूसरे भी नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है। अब इनको अगर सेटिस्फाई होना है तो इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कम से कम इनकी बाहरी कक्षा में होने चाहिए। हैं 5, जिनको जरूरत है 3, इनको भी जरूरत है 3। तो ये क्या करते हैं, 3-3 इलेक्ट्रॉनों का यहां पे साझा कर लेते हैं। और जब 3-3 इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं तो 3-3 6, 1 2 8 हो गया। इधर भी देखें तो 3-3 6 2 8 हो गया। इस तरह से N2 जो नाइट्रोजन होता है वो हमेशा N2 अणु के रूप में मौजूद होता है, क्योंकि ये 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके आपस में जो है वो सहसंयोजी बंध बना लेते हैं और सहसंयोजी बंध बनाकर हमेशा N2 के अणु के फॉर्म में ये हमारे एटमॉस्फेयर में या हर जगह मौजूद होते हैं। तो बात यहां पर ये होती है कि सहसंयोजी बंध, तो सर क्या कार्बन भी करता है? बिल्कुल कार्बन भी करता है। तो कार्बन जो है वो या तो हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी बंध बना देता है या आपस में सहसंयोजी बंध बना लेता है, या फिर कार्बन जो है वो अदर जो भी एलिमेंट होते हैं तत्व उनके साथ भी सहसंयोजी बंध बनाकर यानी इलेक्ट्रॉनों का शेयर करके आपस में कंपाउंड बनाता है। और यह प्रवृत्ति कार्बन के अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसलिए जो है कार्बन दुनिया के सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाने की ताकत रखता है। उसमें से एक कारण यह बहुत बड़ा है। तो सहसंयोजी बंध जो है वो सिर्फ कार्बन में ही नहीं पाए जाते, बल्कि लगभग बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपस में सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इस तरह से अगर आप देखें तो अगर कार्बन का जो सबसे अच्छा दोस्त है, कार्बन के साथ जो सबसे ज्यादा शेयरिंग करता है, या तो पहला तो कार्बन के साथ ही शेयरिंग कर लेता है। कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ ही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को की चीज का शेयर कर लेता है। तो सबसे अच्छा दोस्त तो यह है कि अपने भाई के साथ ही कर ले। लेकिन भाई के बाद यानी कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, उसके बाद अगर कोई दूसरा एलिमेंट है, दूसरा तत्व है जो कार्बन के साथ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है, तो वो है हाइड्रोजन। तो जैसे हाइड्रोजन जो है इसके ऑक्टेट को इसके डुप्लेट को कंप्लीट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, और इसके पास हाइड्रोजन के पास 1 होता है, हाइड्रोजन के पास 1 होता है, हाइड्रोजन के पास 1 होता है, हाइड्रोजन के पास 1 होता है। कार्बन को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इसके पास जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन है इसकी बाहरी कक्षा में, जैसे मैंने आपको बताया 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब 4, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ दोस्ती करता है। एक हाइड्रोजन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, जिससे कि ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा हाइड्रोजन परमाणु आता है और उसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है और जुड़ जाता है आपस। फिर तीसरा है हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके उसके साथ जुड़ जाता है, और फिर चौथे हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके उसके साथ जुड़ जाता है। मतलब एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके आपस में जुड़ जाता है और एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम CH4 होता है। और ये जो CH4 कंपाउंड होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन कहते हैं। तो मीथेन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो मीथेन जो है वो एक तरीके की गैस है, और ये मीथेन जो है इसका फॉर्मूला CH4 कहा जाता है, क्योंकि इसमें 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। ये सहसंयोजी बंध बना हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ। तो ये मीथेन जो है वो कार्बन का एक यौगिक है। ईंधन के रूप में मीथेन का अधिकाधिक उपयोग होता है, तथा ये बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG जिसे बोलते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। तो बायोगैस, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG का प्रमुख घटक कौन सा है, तो आप बताएंगे मीथेन। और ये जो मीथेन होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4, यानी कि कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन
को शेयर करके एक सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है और CH4 नाम का जो है वो आपका यौगिक बनाता है। ठीक है, तो अब यही चीज इन्होंने यहां पे समझाई है कि कार्बन हाइड्रोजन की संयोजकता एक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन शेयर करके और इस तरह से कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके इस तरीके का बंध बना लेता है। अब यहां पर कहा गया है कि सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतरा अणुक बल दुर्बल होता है। फलस्वरूप इन यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं। चूंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं, सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इसमें सीधी सी बात है कि जो सहसंयोजी बंध जहां पर बनेंगे, ठीक है, उनका मैंने ये पहले भी बताया कि क्वथनांक एवं गलनांक कम होता है और इसके अलावा जो है ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जहां जहां सहसंयोजी बंध बनेगा वो विद्युत के अक्सर देखा जाएगा कि कुचालक होंगे और इनका क्वथनांक और गलनांक जो होगा कम होगा। तो होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बात होता है कि कार्बन के अपर रूप, ये मैंने कल भी क्लास के अंदर काफी अच्छे से इसको डिस्कस कर रखा है, इसको दोबारा डिस्कस करने की मुझे नहीं लगती आवश्यकता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। सीधी सी बात है, अगर कार्बन प्योर कार्बन से बने हुए अगर कोई कंपाउंड होंगे, प्योर कार्बन से बने हुए अगर जो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, ये आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में एक दूसरे से, यानी कार्बन अपने भाई कार्बन के साथ ही जुड़कर अलग अलग संरचनाओं वाले यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन से ही कार्बन के ही परमाणु के साथ आपस में मिलकर अलग अलग तरीके से व्यवस्थित हो जाता है, अलग अलग एंगल पर व्यवस्थित हो जाता है और अलग अलग संरचनाओं वाले यौगिकों का निर्माण करता है और उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, कार्बन के अपर रूप कहते हैं। जैसे हीरा है, तो हीरा जो है वो उसमें कार्बन कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है, यानी कार्बन 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 कुछ इस तरीके से एंगल्स पर जुड़ा हुआ है। तो अगर कार्बन कार्बन आपस में जुड़े और इस तरीके से आपस में व्यवस्थित हो जाए, इनकी व्यवस्था कुछ इस तरीके से हो जाए, तो ये हीरे का स्वरूप ले लेता है। तो इसका जो कह सकते हैं कि इसकी जो व्यवस्था होती है, अगर इस तरीके से हो जाती है तो ये हो जाता है, हीरा बन जाता है, सबसे दुनिया की सबसे कठोर वस्तु बन जाती है, ठीक है, विद्युत का कुचालक बन जाता है। ठीक है, लेकिन वही कार्बन जो होता है अगर कुछ इस तरीके से व्यवस्थित हो जाए, इस तरीके से सारा खेल व्यवस्था का है, सारा खेल व्यवस्था का है, यहां कार्बन 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 इकट्ठा हो जाए, तो अगर यही कार्बन ऐसे व्यवस्थित हो जाए तो हीरा बन जाता है। और अगर उसी जगह पर यही कार्बन कुछ इस तरीके से व्यवस्थित हो जाए, जैसे यहां पे आपको चित्र में दिखाया गया, तो ये ग्रेफाइट बन जाता है। ये सोचिए, व्यवस्था का ही मामला है, कार्बन से ये भी बना है, ये प्योर कार्बन से ये भी बना है, लेकिन ये दुनिया का सबसे मजबूत कह सकते हैं यौगिक हो जाता है। ये सबसे कह सकते हैं कि सबसे मजबूत हीरा सबसे मजबूत हो जाता है। साथ ही साथ विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट जो है वो इसकी जो प्रकृति होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और साथ ही साथ ये विद्युत की सुचालक हो जाती है। तो मतलब क्या है, कार्बन ऐसे व्यवस्थित हुआ तो इसका गुणधर्म अलग हो जाएगा, और कार्बन अगर ऐसे व्यवस्थित हुआ तो ये ग्रेफाइट बन जाएगा और इसका गुणधर्म अलग हो जाएगा। ग्रेफाइट तो आपको पता है पेंसिलों में, और साथ ही साथ हमारे जो न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स होते हैं जहां पर बिजली पैदा की जाती है, परमाणु बिजली पैदा की जाती है, उन सब में इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से, ये सब मैं पहले बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी में आजकल क्या कर रहे हैं, कार्बन को ही अपने हिसाब से, जैसे फुटबॉल होती है उस तरीके से उस कार्बन एटम्स को आपस में जोड़ दिया जा रहा है। जैसे फुटबॉल होती है तो फुटबॉल के आकार में कार्बन को जोड़ दिया जा रहा है। तो इससे जो है कार्बन 60 या बकमिंस्टर फ्लोरीन की संरचना का निर्माण होता है, और यह एक प्रकार का नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ प्रोडक्ट होता है। ठीक है, प्रोडक्ट होता है जिसका उपयोग जो है नैनो टेक्नोलॉजी में किया जा रहा है। तो ये सब चीजें होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, कार्बन नैनो ट्यूब्स बन रही हैं, ग्राफीन बन रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कार्बन आपस में अलग अलग संरचनाओं में जुड़ जाते हैं, अलग अलग उन संरचनाओं में जुड़कर एक नए प्रोडक्ट, नए पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं, जिनका उपयोग आजकल नैनो तकनीक में किया जा रहा है। तो ये सब चीजें मैं पहले भी बता चुका, फिर मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। ठीक है,
अब होप कि ये बात, तो इन्हें ही कार्बन के अपर रूप कहते हैं। कार्बन, सिर्फ कार्बन कार्बन से बने हुए पदार्थों को या यौगिकों को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन के अपर रूप बोलते हैं। अब कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होती है, क्यों यह सर्वत्र पाया जाता है, क्यों यह सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है? तो मैंने एक तो बता दिया कि इसके पास क्या है, जो वैलेंसी है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में पाए जाते हैं, जिससे ये क्या करता है, विभिन्न प्रकार के तत्वों के साथ जुड़कर उनसे जो है इलेक्ट्रॉनों का साझा करके वो विभिन्न प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है। तो एक तो वो कारण है जो मैंने आपको पहले बता दिया। दूसरा कारण जो होता है कि जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, इनके अंदर जो गुण होता है श्रृंखलन करने का, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है। कैटेनेशन की प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, श्रृंखलन की प्रॉपर्टी का मतलब होता है कार्बन 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 आपस में जुड़कर एक लंबी चेन जो बनाने की प्रकृति हो जाती है। कार्बन कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे, ऊपर कार्बन नीचे कार्बन, ठीक है, दाएं कार्बन बाएं कार्बन, और इस तरीके से करके ये जो आपस में कार्बन कार्बन मिलकर एक लंबी चेन बना लेते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन इन्होंने इनसे इस कार्बन से इस इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को साझा कर लिया, इस कार्बन से इस कार्बन ने इस इलेक्ट्रॉन को साझा कर लिया, ठीक है। फिर इस तरह से करते हुए ये क्या करते हैं, कार्बन 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 के ही एटम आपस में मिलकर एक लंबी चेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं, एक नया यौगिक बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को कैटेनेशन या श्रृंखलन बोलते हैं। तो क्योंकि कार्बन के अंदर जो है, कार्बन के अंदर कैटेनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी अपने कार्बन के एटम्स के साथ ही मिलकर वो लंबी श्रृंखला वाले यौगिकों का निर्माण कर लेता है। यही का ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि कार्बन जो है दुनिया में सबसे ज्यादा यौगिकों का निर्माण कर पाता है, जबकि इनकी जो मात्रा है, कार्बन की मात्रा इस धरती पर बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद भी यह सबसे ज्यादा यौगिकों का निर्माण कर पाता है। पहली बात तो इसकी संयोजकता, और दूसरा जो है इसका कारण है कैटेनेशन की प्रॉपर्टी, यानी श्रृंखलन की प्रॉपर्टी होती है। तो इसे श्रृंखलन की प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। वही चीज यहां पर इन्होंने बताई है, ठीक है। अब इसके अलावा ये कार्बन जो है वो सहसंयोजी बंध बनाने की प्रक्रिया होती है और इस तरीके से करते हैं, तो इसे कैटेनेशन की प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब अगर आगे की बात करें और क्या होता है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन करने की क्षमता होती है। तो ये बात पहले बता दी कि इसके, क्योंकि कार्बन के 4 संयोजकता होती है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा होते हैं, तो ये सबसे साझा कर लेता है। चाहे तो अपने भाई के साथ साझा कर ले, यानी कार्बन के साथ, और नहीं तो ये ऑक्सीजन के साथ भी साझा कर सकता है, हाइड्रोजन के साथ भी साझा कर सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी साझा कर सकता है, सल्फर के साथ भी साझा कर सकता है, क्लोरीन के साथ भी साझा कर सकता है। इस तरह से बहुत सारे एटम के साथ ये इलेक्ट्रॉनों को साझा करके उनको भी सेटिस्फाई कर देता है, अपना भी सेटिस्फाई कर देता है और कंपाउंड का निर्माण कर लेता है, यानी कि यौगिक का निर्माण कर लेता है। तो मतलब यहां पर यह हुआ कि कार्बन जो है वो बड़ा मतलब मजेदार है, किसी से भी दोस्ती करेंगे, चलो किसी से भी दोस्ती कर ले। ये मैंने पहले सबसे दोस्ती करने की क्षमता उसके अंदर होती है। तुम्हारे पास, अच्छा तुम्हारे पास 2 एक्स्ट्रा है, तुम्हारे पास दो इलेक्ट्रॉन मुझसे साझा करना चाहते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन साझा करने के लिए, कोई बात नहीं, मैं तुमसे 2 कर लूंगा, ठीक है, 2 साझा कर लूंगा, 2 किसी और के साथ कर लूंगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन साझा करना चाहते हो मुझसे, आओ हम तुमसे 1 इलेक्ट्रॉन भी साझा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। तुम्हारे पास 3 इलेक्ट्रॉन तुम साझा करना चाहते हो, आओ हम तुम्हारे साथ 3 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब चाहे 1 इलेक्ट्रॉन किसी के पास कोई साझा हमसे करना चाहता हो, ठीक है, हम तैयार हैं। 2 इलेक्ट्रॉन साझा करना चाहता हो, हम तैयार हैं। 3 इलेक्ट्रॉन साझा करना चाहते हो, हम तैयार हैं। तो जब हम हर तरीके से तैयार हैं भैया, तो फिर काहे नहीं इतना कंपाउंड बनेगा, क्यों नहीं कंपाउंड बनेगा, ठीक है। ज्यादा मतलब नाइट्रोजन आ रहा है, उसके साथ भी दोस्ती हो जा रही है, उसके पास उसको 3 का साझा करना है। ऑक्सीजन आ रहा है, उसको 2 का साझा करना है, उसके साथ भी दोस्ती हो जा रही है। हाइड्रोजन आ रहा है, उसको 1 का साझा करना, उसके साथ भी दोस्ती हो जा रही है। सल्फर आ रहा है, उससे भी दोस्ती हो जा रही, सबसे दोस्ती कर लेगा। जब सबसे दोस्ती कर लेगा तो ज्यादा से ज्यादा यौगिक बनाएगा। सिंपल सी, बहुत ही इजी लैंग्वेज, मैंने आपको इसे बात बता दी, मतलब सबसे दोस्ती करने की इसके अंदर क्षमता है। तो ये बात है। तो अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं, जिनके फलस्वरूप ये यौगिक अतिशय रूप से स्थायी होते हैं। तो अगर किसी और के साथ, अन्य तत्वों के साथ, यानी कार्बन के अलावा किसी और अन्य तत्व के साथ जब ये कंपाउंड बनाता है, तो काफी स्थायी यौगिक का ये निर्माण
करता है। अब हम लोग बात करते हैं संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिकों के बारे में बात करते हैं। तो संतृप्त कार्बनिक यौगिकों का, संतृप्त का नाम ही समझ में आ रहा है कि संतृप्त यानी सेटिस्फाइड है पूरी तरीके से, यानी कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन उसकी बाहरी कक्षा में मौजूद हैं तो वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाए, वो सबसे इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले और साथ ही साथ उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, कंप्लीटली ऑक्टेट हो जाए तो वो संतृप्त हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। और जो अगर पूरे कार्बन के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरी तरीके से शेयर ना हो पाए, बचे रह जाएं, वो कोई तत्व उनके साथ अपने इलेक्ट्रॉन का साझा ना करे, तो ऐसे जो कार्बन यौगिक होते हैं वो असंतृप्त कहलाते हैं, यानी कि वो पूरी तरीके से अनसैचुरेटेड कहलाते हैं। तो अब देखिए जैसे कार्बन की बात अगर की जाए तो जैसे CH4 है, ठीक है, CH4 है, अब कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो एक हाइड्रोजन आकर इसको साझा कर लिया, एक हाइड्रोजन इसके साथ साझा कर लिया, एक हाइड्रोजन इसके साथ साझा कर लिया, एक हाइड्रोजन इसके साथ साझा कर लिया। तो अब क्या हुआ, इसके जितने भी 4 इलेक्ट्रॉन थे वो पूरी तरीके से साझा हो गए, तो ये पूरा तरीके से क्या हो गया, संतृप्त हो गया। क्या हो गया, ये पूरी तरीके से संतृप्त हो गया। तो ऐसी कंडीशन में ये संतृप्त हो गया यानी सेटिस्फाइड हो गया। अब ये किसी से आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, आसानी से नहीं करेगा, करेगा। अब उसी जगह पर बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी देखा जाता है कि मान लीजिए कार्बन है, अब इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन नहीं मिल 4 हाइड्रोजन नहीं मिल पा रहे हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर नहीं हो पाते हैं। तो कभी कभी कार्बन क्या करता है कि ऐसी कंडीशन में मान लीजिए कि कार्बन है, उसको 2 ही हाइड्रोजन मिल पा रहे हैं, इस कार्बन को भी 2 ही हाइड्रोजन मिल पा रहे हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपस में एक्स्ट्रा रह जा रहे हैं, यानी इसके पास भी एक इसके साथ शेयर, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं उसके बाहरी कक्षा में। तो ऐसी कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा कर लिया। अब इसके पास अभी भी कितने होने चाहिए, 2 बच गए हैं, 4 होते हैं ना, तो 2, एक इसके साथ बचे 2, इसके एक कार्बन ने इसके साथ एक कर लिया साझा, एक इसके साथ साझा कर लिया, इसके पास भी 2। तो ये क्या करते हैं कि आपस में यानी कार्बन अपने भाई के साथ ही 2-2 इलेक्ट्रॉनों को साझा कर लेता है। जब 2-2 इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है तो हमेशा याद रखिए दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, क्या बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इसे क्या बोलते हैं, एथीन कहते हैं, एथीन के नाम से जाना जाता है। तो ये एथीन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु की संरचना है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कभी जो है एक ही एक हाइड्रोजन मिल पाया, यानी कि 2-2 हाइड्रोजन की जगह पर ना मिल पाया, एक हाइड्रोजन इसको मिला, एक हाइड्रोजन इसको मिला, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है इसके खाली रह जाते हैं। तो ये क्या करता है, अपने भाई के साथ 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है और ऐसी कंडीशन में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, ट्रिपल बॉन्ड यहां पे दर्शाया जाता है। तो अगर 2 कार्बन है और आपस में एक इलेक्ट्रॉन का ही साझा कर रहे हैं, ठीक है, एक साझा कर रहे हैं, तो ये यहां पर सिंगल बॉन्ड होगा। अगर मान लीजिए कि 2-2 इलेक्ट्रॉन को साझा कर रहे हैं किसी कंडीशन में तो ये इसको डबल बॉन्ड दिखाया जाएगा, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन को साझा कर रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे ट्रिपल बॉन्ड से इसे दर्शाया जाएगा, ठीक है, इसे दर्शाया जाएगा और इस तरीके से इसको कहा जाएगा। तो वो ऐसी कंडीशन में ये मान लीजिए एथीन हो गई, ठीक है, एथेन हो गया, मान लीजिए कि एथेन हो गया, इथीन हो गई, फिर उसके बाद अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो एथाइन कहलाता है। तो वही चीज यहां पर दी है, तो ट्रिपल बॉन्ड यहां पर बनेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक शेयर किया तो एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया तो डबल बॉन्ड, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया तो ट्रिपल बॉन्ड यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने क्या किया है, कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिकों के सूत्र तथा संरचनाएं देखी हैं। जैसे कि मीथेन है, यह पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है, यानी पूरी तरीके से संतृप्त यौगिक है, तो इसका फॉर्मूला CH4 है। चारों तरफ कार्बन के चारों तरफ कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने आप को पूरी तरीके से संतृप्त कर दिया है। एथेन है, एथेन जो है वो एथेन है, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो गया, C2H6, ठीक है, C2H6 की बात कर दी गई। तो इसमें दो कार्बन है और इन्होंने अपने आपस में एक इलेक्ट्रॉन को आपस में साझा किया है कार्बन ने, और बचे हुए जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे उनको वो हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई किया है। इसी तरह से प्रोपेन है, इसका फॉर्मूला C3H8 है, ब्यूटेन है C4H10 है, पेंटेन है C5H12 है, हेक्सेन है C6H12 है। तो ये सब क्या है, संतृप्त यौगिकों के सूत्र तथा संरचनाएं यहां पर देखने को मिल रही हैं, ठीक है। अब केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले ये सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं, जब हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए
यौगिक होते हैं तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। उन्हें किस नाम से जानते हैं? उन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें एल्केन कहलाते हैं। ठीक है, और असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें से एक से अधिक दोहरे आबंध होते हैं और इन्हें एल्कीन कहते हैं, और एक से अधिक त्रिआबंध होते हैं, त्रिआबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो उन्हें एल्काइन कहते हैं। तो मतलब यह हुआ कि अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन हुए तो उन्हें क्या कहा जाएगा? एल्केन कहा जाएगा। ठीक है, और अगर संतृप्त नहीं है और उनमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो उन्हें क्या कहा जाएगा? एल्कीन कहा जाएगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड यानी तीन तीन इलेक्ट्रॉनों को शेयर किया है कार्बन कार्बन ने, ठीक है, उनको उतने हाइड्रोजन नहीं मिल पाए तो उन्हें एल्काइन कहा जाएगा। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन कहा जाएगा। ये नाम याद रखिएगा। फर्स्ट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं। तो अब आगे बात करी है कि मुझसे दोस्ती करेंगे, मुझसे दोस्ती करेंगे। वही बात जो मैंने पहले बताई है वही बात इन्होंने फिर चीजें बताई हैं कि भैया जो आपका कार्बन होता है वो सबसे दोस्ती करने को तैयार है। कोई नहीं मिल रहा है अपने भाई से, कार्बन से ही दोस्ती कर लेगा। और सबसे अच्छा भाई के बाद जो सबसे बेहतरीन दोस्त है वो तो हाइड्रोजन है ही। और अगर हाइड्रोजन ना मिला तो कार्बन क्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर, सबसे वो दोस्ती करने को तैयार होता है। तो इतना ज्यादा ये दोस्ती करता है कि बहुत सारे कंपाउंड का निर्माण करता है। तो वही चीज यहां पर बताई है कि कार्बन अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। अभी तक हमने कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिकों की चर्चा की, लेकिन कार्बन अन्य तत्वों जैसे हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है। ठीक है, बिल्कुल बनाता है सर, सबके साथ दोस्ती कर लेता है। ये सब पहले ही हम लोग देख चुके हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते, फलस्वरूप यह प्रकार्यात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। तो अब मामला यहां पर यह होता है कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो दोस्ती करता है, लेकिन इसके अलावा हेलोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, इसके अलावा जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक ग्रुप होता है उसके साथ। ठीक है, तो इस तरीके से वो दोस्ती करता है। तो इसमें कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं, कुछ ऐसे समूह होते हैं, ठीक है, कंपाउंड होते हैं जो उसके साथ, कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं। तो ऐसे समूहों को जो इसके साथ जुड़कर कंपाउंड बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, उन्हें प्रकार्यात्मक समूह बोलते हैं या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो मतलब यह है कि कार्बन जो है वो फंक्शनल ग्रुप के साथ मिलकर कंपाउंड का निर्माण करता है और उन्हें डिफरेंट नाम से जाना जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर ये प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप किसे बोलते हैं? तो देखिए साहब, यहां पर देखिए, क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, इन्हें हैलो कहा जाता है, हैलो कहा जाता है। क्लोरीन होगा तो क्लोरो कहा जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमो कहा जाएगा। ठीक है, तो जब ये क्लोरीन और ब्रोमीन, तो यहां पर प्रकार्यात्मक समूह जो होता है वो होता है यही क्लोरो ब्रोमो। ठीक है, ये हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापी होते हैं और कार्बन के साथ मिलकर जो है ये प्रकार्यात्मक समूह, ठीक है, क्या बनाता है? कंपाउंड बनाता है। अब जैसे ऑक्सीजन के साथ अब ऑक्सीजन के साथ जुड़कर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जुड़कर एक प्रकार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप बनता है OH। अगर OH कार्बन के कंपाउंड के साथ जुड़ जाता है तो वो अल्कोहल बनाता है। अल्कोहल जो आप लोग इसके बारे में सुनते हैं, तो जो अल्कोहल होता है वो कार्बन का ही कंपाउंड है, लेकिन उस कार्बन के कंपाउंड में क्या जुड़ा हुआ है? OH नाम का फंक्शनल ग्रुप या प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर CHO अगर जुड़ जाए, ठीक है, अगर कार्बन के किसी कंपाउंड के साथ CHO जुड़ जाए, CHO फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए, तो उसे हम लोग उसको बोलेंगे एल्डिहाइड। ठीक है, यौगिकों का प्रकार कैसा होगा? एल्डिहाइड, यानी उसमें जो कंपाउंड बनेंगे वो उन्हें कहा जाएगा एल्डिहाइड। अगर CO, ठीक है, CO जुड़ जाए तो ऐसे जो कंपाउंड होंगे उन्हें कीटोन कहा जाएगा। अगर उसी जगह पर COOH जुड़ जाए, ठीक है, अगर कार्बन के कंपाउंड के साथ, तो ऐसे यौगिकों को, जो कार्बन के यौगिक बनेंगे, उन्हें कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। तो ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इनके जुड़ जाने से अलग अलग प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है। ठीक है, COOH जुड़ गया तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेंगे, CO जुड़ गया तो कीटोन बनेगा, वो कंपाउंड जो बनेगा कार्बन का वो उसे कहा जाएगा कीटोन। अगर CHO जुड़ गया तो उस कंपाउंड को, कार्बन से बने हुए उस यौगिक को CH एल्डिहाइड कहा जाएगा। अगर OH जुड़ गया, OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया, तो ऐसे जो कंपाउंड होंगे
कार्बनिक कंपाउंड होंगे या कार्बनिक यौगिक होंगे उन्हें अल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, अल्कोहल कहा जाता है। अब यहां पर कहा गया है कि समजातीय श्रेणी क्या होती है, तो वही सिंपल सा है, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। मतलब कि एक फंक्शनल ग्रुप जब मान लीजिए कि CH4 है, ठीक है, CH4 है, अब CH4 है तो इस CH4 में एक हाइड्रोजन निकल जाए और वहां पर एक यौगिकों की एक श्रृंखला यानी कि OH वाली श्रृंखला, मान लीजिए ये OH वाली श्रृंखला इसके साथ जुड़ जाए। एक भाई सीधी सी बात है कि ऐसे 4 हाइड्रोजन को शेयर कर रखा है कार्बन ने, अब इसकी जगह पे ये हाइड्रोजन निकल बाहर हो जाए और इसकी जगह पे OH जुड़ जाए, तो ये क्या बन जाएगा, एक फंक्शनल ग्रुप इसके साथ जुड़ गया, एक ही यौगिक की फंक्शनल ग्रुप की जो श्रृंखला है वो इसके साथ जुड़ रही है, तो इसे हम लोग समजातीय श्रेणी कहेंगे। अतः यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के फंक्शनल ग्रुप प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहा जाता है, तो वो समजातीय श्रेणी कहलाएगा। ठीक है, एक ही फंक्शनल ग्रुप उसे रिप्लेस कर देता है। जैसे CH3 जैसे है, उसमें OH ने इसको रिप्लेस कर दिया तो CH3OH बन गया। C2H5 है, ये कंपाउंड है, इसको एक हाइड्रोजन निकल कर इसमें OH जुड़ गया तो C2H5OH बन गया। C3H7 है, इसमें एक हाइड्रोजन निकल गया और एक OH जुड़ गया तो ये जो है C3H7OH बन गया। तो इस तरीके से ये समजातीय श्रेणी यानी कि एक ही जाति के फंक्शनल ग्रुप जुड़कर और हाइड्रोजन को निकालकर खुद जुड़ जाएं अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो उन्हें हम समजातीय श्रेणी के नाम से जानते हैं। अब इसमें इन्होंने दिया हुआ है यौगिकों का प्रकार, पूर्ण, अनुलंग और क्या बोला जाता है। तो मान लीजिए कि हेलो एल्केन, ऐसे यौगिक जिनके अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन, फ्लोरीन अगर जुड़ी हो तो ऐसे को हम बोलेंगे हेलो एल्केन कहेंगे। यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन आपस में जुड़ी हो तो उसे हम लोग ऐसे कार्बनिक यौगिकों को हेलो एल्केन के नाम से जानेंगे। जैसे एग्जांपल क्लोरोप्रोपेन हो गया, इसके अलावा ब्रोमोप्रोपेन हो गया, ठीक है, ये हो गया। अगर एल्कोहल उस यौगिक को कहेंगे यानी उस कार्बनिक यौगिक को कहेंगे जिसमें OH ग्रुप जुड़ा होगा, OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा और उसके अनुलंग यानी कि उसके लास्ट में OL लिख देंगे। ठीक है, अल्कोहल OL लास्ट में लिख दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड है तो उसमें जैसे यहां पे OL जुड़ गया ना, प्रोपेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल कहा जाएगा। इसी तरह से एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है अगर CHO इसके साथ जुड़ा हुआ है तो इसके लास्ट में कोई भी अगर उसमें कार्बनिक यौगिक लेंगे उसके लास्ट में AL लगा देंगे, तो जैसे प्रोपेन है और AL लगा दिया तो प्रोपेनल हो गया। ठीक है, अगर यहां पे OL लगा दिया तो ये क्या था, प्रोपेन था, लेकिन इसमें आल लगा दिया, OL लगा तो प्रोपेनॉल हो गया। मतलब यह है एल्कोहल जब भी जुड़ेगा यानी कि OH जब भी जुड़ेगा तो यह अल्कोहल बनेगा। और आप नाम कैसे लेंगे कि जैसे ये प्रोपेन है और साथ ही साथ OH ग्रुप इसके साथ जुड़ गया तो लास्ट में प्रोपेन की जगह पर प्रोपेन के आगे जोड़ दीजिएगा ऑल, तो प्रोपेनॉल हो गया। ठीक है, प्रोपेनॉल हो गया। इसी जगह पर अगर मान लीजिए कि CHO ग्रुप जुड़ गया तो इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ गया इसके साथ, एल्डिहाइड तत्व बन रहा है कार्बनिक यौगिकों के साथ, तो आप क्या कर देंगे, प्रोपेन है, ये प्रोपेन है, ये इसमें अगर OH जुड़ा था तो प्रोपेनॉल हो गया और अगर उसी जगह पर CHO जुड़ जाएगा तो प्रोपेनल हो जाएगा, नल अल जुड़ जाएगा लास्ट में। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कीटोन ग्रुप जुड़ गया यानी कि आपके ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप है जुड़ गया तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, लास्ट में ओन जोड़ देंगे। तो यहां पे प्रोपेनॉल था, प्रोपेनल था और इसमें प्रोपेन हुआ, फिर लास्ट में ओन जोड़ दिया तो प्रोपेनोन कहलाएगा ये। तो क्या नाम लेने का तरीका, कौन सा ग्रुप जुड़ेगा तो क्या नाम में परिवर्तन होगा, वो इस चीज में यहां पर बताई गई है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अब यहां पर क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर यहां पर जुड़ेगा तो वही प्रोपेन है ना, तो लास्ट में प्रोपेन के ओइक एसिड जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। एल्कीन है तो ठीक है, लास्ट में आप क्या जोड़ देंगे, ईन जोड़ देंगे, यानी प्रोपेन था उसमें ईन जोड़ दिया, प्रोपीन हो गया। इसी तरीके से एल्काइन है, ठीक है, अगर एल्काइन बन रहा है तो लास्ट में आइन जोड़ देंगे तो प्रोपेन था प्रोपाइन हो जाएगा। तो मतलब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जब जुड़ेंगे तो ऐसी कंडीशन में उसके नाम में क्या क्या परिवर्तन आएगा उसे बताया गया। तो वही प्रोपेन है
ठीक है, प्रोपेन है, लेकिन अगर उसके अंदर जो है अल्कोहल जुड़ा तो प्रोपेनॉल कहलाएगा, अगर इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा तो प्रोपेनल कहलाएगा, अगर उसके अंदर जो है कीटोन ग्रुप जुड़ा तो प्रोपेनोन कहलाएगा, अगर उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा वो मतलब ओइक एसिड जुड़ा तो ये प्रोपोनोइक एसिड हो जाएगा, अगर डबल बॉन्ड इसमें जुड़ गया तो है तो ईन कहलाएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड इसमें जुड़ा है तो प्रोपाइन कहलाएगा। तो ये नाम लेने का एक इन्होंने तरीका बताया है यहां पर, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना इस तरीके से समझिए, मतलब लास्ट में जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है उससे उसका नाम परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और हर फंक्शनल ग्रुप जुड़ने से क्या नाम में परिवर्तन होगा वो आपको मैंने यहां पर बताया, ठीक है। अब कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म की यहां पर बात की जा रही है। तो सबसे पहले दहन, यानी कि जब कार्बनिक यौगिकों को जलाया जाता है तो क्या होता है, तो याद रखिएगा, बिल्कुल अंडरलाइन करके इसको लाइन बाय लाइन याद रखिएगा। अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। दहन पर अधिकांश कार्बनिक यौगिक भी प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश को मुक्त करते हैं। तो सीधी सी बात है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा और ऊष्मा एवं प्रकाश देगा। इसी तरीके से आपके कार्बनिक यौगिक CH4 है, मीथेन है, ये जब जलेगा तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी देगा और ऊष्मा एवं प्रकाश देगा। इसी तरीके CH3 CH2OH जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा तो CO2 H2O और ऊष्मा एवं प्रकाश देगा। तो मतलब सीधी सी बात है कि कोई भी कार्बन ऑक्सीजन, जब कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन में दहन करेंगे ऊष्मा एवं प्रकाश देंगे, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलेगी। अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, उसको जलाएंगे तो स्वच्छ ज्वाला निकलेगी, जबकि असंतृप्त कार्बनिक यौगिक अगर जलाया जाएगा तो काले धुएं निकलेंगे, पीली ज्वाला निकलेगी। तो मतलब यह है कि इसी वजह से हो जाता है कि कभी आपने देखा है कि बहुत अच्छा अगर फ्यूल नहीं रहता है, बहुत अच्छा ईंधन नहीं रहता है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो धुआं ज्यादा निकलता है, ठीक है, धुआं ज्यादा निकलेगा और जो है वो उतनी ऊर्जा भी नहीं देगा और साथ ही साथ पीली कलर की ज्वाला निकलेगी। अगर आप देख रहे हैं बिल्कुल स्वच्छ ज्वाला निकल रही, इसका मतलब कि वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जल रहा है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मैंने आपको बता ही दिया कि कार्बन के चारों जो वैलेंसी है वो पूरी जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो घरों में उपयोग में लाई जाने वाली गैस अथवा केरोसिन के स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं, जिनसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला देता रहे। तो लगातार ऑक्सीजन मिलती रहेगी, आपूर्ति अगर ऑक्सीजन की लगातार होती रहेगी तो उससे भी स्वच्छ ज्वाला निकलेगी। तो स्वच्छ ज्वाला निकलने के लिए एक तो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरीके से होनी चाहिए। यही वजह होती है कि केरोसिन के स्टोव में छोटा सा छिद्र पाया जाता है, जिससे लगातार ऑक्सीजन अंदर जाती रहे और स्वच्छ नीली ज्वाला मिलती रहे और साथ ही साथ पूरा का पूरा ईंधन अच्छी तरीके से जलकर हमें ऊर्जा प्रदान करे, ठीक है। अब हाँ, यदि कभी बर्तनों के तले काले होते हुए दिखाई दें तो इसका अर्थ होता है कि वायु छिद्र अवरुद्ध है तथा ईंधन का व्यर्थ व्यय हो रहा है। कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होती है। इनके दहन के फलस्वरूप सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो पर्यावरण के प्रमुख प्रदूषक हैं। मतलब ये है कि ये जो आप जब कोयले को जलाते हैं तो उसमें सल्फर और नाइट्रोजन होती है, जिससे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जलती है, निकलती है, और ये जो है हमारे पर्यावरणीय प्रदूषण के मुख्य कारणों में से एक होते हैं। अब यहां पे बात हो रही है कि कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। तो देख लीजिए भैया, कोयला हो या पेट्रोलियम हो, तो कोयला और पेट्रोलियम को हम लोग फॉसिल फ्यूल के नाम से जानते हैं। फॉसिल फ्यूल, ठीक है, जीवाश्म ईंधन के रूप में जानते हैं। तो नाम से पता चल रहा है कि आज से लाखों आज से करोड़ों साल पहले जो है बहुत सारे पेड़ पौधे थे, जानवर थे, वो जमीन में जो है वक्त के साथ जब वो मर गए, वो खत्म हो गए, तो उसके ऊपर जो है वो मिट्टी की या समुद्र में पाए जा रहे थे, तो समुद्र में जो कह सकते हैं जो गाद होती है वो उन पर चढ़ गई और वो धीरे धीरे जमीन के अंदर दबते गए, और उसके बाद हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर क्या हो गए, वो फ्यूल में यानी कि ईंधन में बदल गए। तो आज जो पेट्रोल वगैरह आपको मिल रहा है, कोयला वगैरह मिल रहा है, जीवाश्म ईंधन मिल रहे हैं, वो असल में कभी एक जमाने में जीव थे और वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में दबकर जो है वो क्या हो गए कि आज फ्यूल के रूप में अवेलेबल है। तो ये जो पेट्रोल डीजल वगैरह है, ये कभी ना कभी किसी जीव
के ही जीवाश्म से बने हुए ईंधन है। ठीक है, तो वही बात यहां पर बताई है कि कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण जैव मात्रा से हुआ जो विभिन्न जैविकी तथा भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फर्न तथा अन्य पौधों का अवशेष है। संभवतः भूकंप अथवा ज्वालामुखी फटने के कारण यह धरती की चट्टानों की परतों के नीचे दब गए थे तथा धीरे धीरे क्षय होकर यह कोयला बन गए। तेल तथा गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधों तथा जीवों के अवशेष हैं। उनके मृत होने पर उनके शरीर समुद्र तल में डूब गए तथा गाद से ढक गए। उन मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया के आक्रमण से प्रबल दाब के कारण तल तथा गैस का निर्माण हुआ। इसी बीच गाद धीरे धीरे दबकर चट्टान बन गया और चट्टान के छिद्रित भागों से तेल तथा गैस का रिसाव हुआ और यह पानी में स्पंज की तरह फंस गए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कोयले तथा पेट्रोलियम की जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा। वही बात बताई, वही चीज को अंडरलाइन करके मैंने लाइन टू लाइन भी बात आपको समझा दी। ठीक है, अब बात होता है कि अगर इन जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका जब ऑक्सीकरण होता है तो क्या होता है। ऑक्सीकरण आप अभी तक समझ ही गए होंगे, अगर पिछले चैप्टर्स आपने डिटेल में पढ़े होंगे तो आप समझ ही गए होंगे कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। तो इसमें क्या होता है, तो यहां पर क्या है कि CH3CH2OH, ठीक है, अगर यहां पर बात किया जा रहा है कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है तो इसमें सीधी सी बात है कि पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रियाएं भी होती हैं जिनमें अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है, अम्ल में बदला जाता है। ऑक्सीजन के अध्ययन किया, दहन कार्बन यौगिकों की सहायता से ऑक्सीजन, हाँ, तो इसमें लिखा हुआ है कि अभिक्रियाओं का अध्ययन किया, दहन करने पर कार्बन यौगिक को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है, यानी इसका ऑक्सीडेशन किया जा सकता है इसको आसानी से। पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रियाएं भी होती हैं जिनमें अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। तो यहां पर यह कह रहे हैं कि पूरी तरीके से ऑक्सीकृत किया जा सकता है हमारे कार्बनिक यौगिकों को, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप इसको जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल का ऑक्सीकरण करके इन्हें कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अल्कोहल को का ऑक्सीकरण करके उन्हें कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी CH3COH में बदला जाता है। उसके लिए जरूरी होता है क्षारीय KMnO4 प्लस ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अम्लीकृत K2Cr2O7 और ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो इनकी मदद से क्या किया जाता है, CH3CH2OH को यानी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहा जाता है। तो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहलों को अम्लों में ऑक्सीकृत कर देते हैं, अर्थात ये आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ते हैं, अतएव इनको ऑक्सीकारक कहते हैं। तो मतलब ये जो क्षारीय KMnO4 है या अम्लीकृत K2Cr2O7 है जिसे पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं, ये जो है ऑक्सीकारक कहलाते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन को जोड़ते हैं। और यहां पर अल्कोहल को किसमें बदल रहे हैं, अल्कोहल को ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलने का काम कर रहे हैं। तो ऑक्सीकारक कौन होते हैं, जो ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीकारक का उदाहरण क्या हो गया, क्षारीय KMnO4, अम्लीकृत K2Cr2O7 इन्हें कहा ये जाना जाता है। तो ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब संकलन अभिक्रिया, ठीक है, संकलन अभिक्रिया में क्या होता है, उत्प्रेरक का काम होता है। तो संकलन अभिक्रिया में क्या होता है, उत्प्रेरक का। तो पैलिडियम तथा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है और जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं जबकि जंतु वसा में संतृप्त वसाएं होती हैं। तो मतलब इसको मैं सिंपल भाषा में आपको बता दूं, संकलन अभिक्रिया में क्या होता है कि क्या किया जाता है कि पैलियम तथा निकेल जैसे उत्प्रेरक जो होते हैं, जो कैटलिस्ट होते हैं, वो हमेशा रिएक्शन की जो रेट होता है, रिएक्शन की जो दर होती है उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, उत्प्रेरण कर देते हैं, लेकिन वो खुद जो है वो किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे, लेकिन अभिक्रिया को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। तो पैलिडियम तथा निकेल जो है वो उत्प्रेरक की तरह से काम करते हैं और इनकी मदद से क्या किया जाता है, इनकी मदद से क्या किया जाता है कि ये हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया कराई जाती है जिसमें क्या होता है, वनस्पति तेलों में, ठीक है, वनस्पति जो तेल होते हैं वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब ये हो गया कि पूरी तरीके से जो है वो कार्बन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो इनमें जब निकेल उत्प्रेरकों का उपयोग किया जाता है या पैलेडियम का उपयोग किया जाता है और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, ये हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ जाती है और फाइनली जो है वो हाइड्रोजन जुड़ने की वजह से ये
क्या हो जाता है, संतृप्त अवस्था में बदल जाती है। यानी इनको 2 हाइड्रोजन मिल गए, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए और फाइनली ये संतृप्त हो गया। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किस में बदल जाता है, संतृप्त कार्बन श्रृंखला में बदल जाता है। तो आपके यहां जो वनस्पति तेल आप देखते हैं, मतलब कोई भी वनस्पति तेल होता है, उस वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने के लिए, ठीक है, करने के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया का उपयोग कहां किया जाता है, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन को ऐड ऑन करके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदला जाता है और इसके लिए यूज किया जाता है निकेल और पैलेडियम का उपयोग किया जाता है। तो आपने देखा कुछ विज्ञापनों में कहा जाता है कि वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। साधारणतः जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। तो याद रखिएगा, हमारे जो हेल्थ है उस हेल्थ के लिए असंतृप्त जो तेल होता है, असंतृप्त वनस्पति जो तेल होता है वो ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छा होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि आसानी से ये टूट जाता है, आसानी से ये टूट कर हमें ऊर्जा दे देता है। तो इसकी वजह से फाइनली क्या है, जो असंतृप्त वसा होती है वो हमेशा हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर होती है। जो संतृप्त वसा होती है, एक बार सेटिस्फाइड जो वसा होती है, जैसे घी है, जैसे वनस्पति घी है, डालडा है, या इस तरीके से जो आप जंतुओं के अंदर जो वसा पाई जाती है, ये सब संतृप्त वसाएं होती हैं। कौन कौन सी, जैसे घी है, आपके घर में जो गाय का या भैंस का घी है, या इसके अलावा जो है वनस्पति घी है, इसके अलावा जो है वो जंतुओं के अंदर जो वसा पाई जाती है, ये सब संतृप्त वसा होती हैं और ये आपके हेल्थ के लिए क्या होती हैं, हानिकारक होती हैं। ये आपके शरीर के अंदर जाकर आपकी धमनियों में जाकर जम जाती हैं, टूटती नहीं हैं, ऊर्जा नहीं देती हैं और जम जाती हैं और फिर उसके बाद हार्ट की बीमारियां वगैरह कॉज करती हैं। तो हमें कौन सी वसा खानी चाहिए, हमें असंतृप्त वसा खानी चाहिए, हमें वनस्पति तेल खाना चाहिए, हमें जो है वो जैतून का तेल खाना चाहिए और सबसे अच्छा भारत में हमें जो है वो मस्टर्ड ऑयल, यानी कि हमें जो है वो आपका कड़वा तेल, यानी कि हमारे जो सरसों है उसका तेल खाना चाहिए। उसमें असंतृप्त वसा होती है और असंतृप्त वसा हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। तो सिर्फ हम फिर क्यों ये वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं, असंतृप्त से संतृप्त बनाते हैं, बस वही है कि भाई कभी कभी क्या हो जाता है कि जो हमारी पूड़ियाँ होती हैं वो जब घी में तलती हैं तो ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। तो स्वाद बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम संतृप्त वसा का उपयोग कर लेते हैं, स्वाद बढ़ जाता है लेकिन सेहत के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब इसके अलावा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन का अभिक्रिया का मतलब समझें कि किसी ना किसी चीज़ का प्रतिस्थापन होगा, यानी कि उस चीज को वहां से प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो यहां पर एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या हो जाए है कि मीथेन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जिससे CH3Cl बना, यानी कि इसका एक हाइड्रोजन निकल गया और इसकी जगह पे एक क्लोरीन ऐड हो गई तो CH3Cl बन गया और साथ ही साथ बची हुई Cl के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया और HCl बन गया। तो इस तरीके की प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है। इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह दूसरे का स्थान ले लेते हैं। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, यानी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर हमारा जो हाइड्रोकार्बन होता है उसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, जिससे क्या होता है कि एसिड बनता है और साथ ही साथ CH3Cl जैसे यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक जैसे कि एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एथेनॉल के गुणधर्म की बात की जाए तो एथेनॉल एक तरीके का अल्कोहल है। क्या है एथेनॉल? एक प्रकार का अल्कोहल है और ये सभी अल्कोहल पे, यानी कि जो आप वाइन पीते हैं, शराब पीते हैं, वैसे नहीं पीनी चाहिए, बहुत बुरी चीज़ है। ठीक है, बुरी चीज़ है क्योंकि ज़िंदगी ख़राब कर देती है इंसान की पूरा शरीर ख़राब कर देती है, लेकिन लोग पीते तो हैं ही ना। तो जो शराब पी जाती है उस शराब के अंदर जो अल्कोहल मौजूद होती है वो एथेनॉल होती है। ठीक है, एथेनॉल होती है। तो ये सभी अल्कोहल पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। इसके अतिरिक्त ये एक अच्छा विलायक होता है। ये इसके अंदर बहुत अच्छा विलायक होता है, बहुत अच्छी मतलब इसमें चीज़ें आसानी से घुल जाती हैं। ठीक है, इसका उपयोग किस में किया जाता है? टिंचर आयोडीन बनाने में, यानी कि आप जब कहीं पर कट जाता है तो आपने देखा होगा एक भूरे कलर का पदार्थ जो है वो हमारे घावों में लगाया जाता है, उनकी सफाई के लिए यूज़ किया जाता है, जिसे टिंचर
टिंचर कहते हैं, तो उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कफ सिरप बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, टॉनिक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो सिर्फ एथेनॉल शराब मतलब नशे करने के लिए नहीं यूज होता, बल्कि इनका उपयोग बड़ा मेडिकल भी है। ठीक है, एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। तनु एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है। हालांकि अल्कोहल पीना निंदनीय है, लेकिन समाज में बड़े पैमाने पर परिचित है, मतलब ये प्रचलित है, सॉरी प्रचलित है। ठीक है, तो अल्कोहल जो है वो आपके शरीर को खराब करता है अगर आप एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, लेकिन इसके अलावा एक अच्छा विलायक है और इसका उपयोग जो है बहुत सारे मेडिकल में किया जाता है। अब एथेनॉल की अभिक्रियाएं देखी जाए तो ये सोडियम के साथ जब अभिक्रिया करता है एथेनॉल, तो ये सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। तो अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है तथा क्या निर्माण करता है, सोडियम एथॉक्साइड का निर्माण करता है। इसके अलावा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया, ठीक है, 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। तो अगर हम लोग ये आपका एथेनॉल ले लें और इसको सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में, जो आपका H2SO4 जो एसिड है उसकी प्रेजेंस में जब हम इसको गर्म करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या बन जाता है, एथीन का निर्माण होता है और पानी निकलता है। निर्जलीकरण का मतलब होता है पानी का निकल जाना, निर्जलीकरण की प्रक्रिया हो जाती है। इसके अलावा हाँ, अब यहां पर इसमें इन्होंने एक बॉक्स दिया है, उसमें बताया कि सजीव प्राणियों में अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सीधी बात यह है कि जो एथेनॉल होता है, अगर आप एथेनॉल पीते हैं तो ये एथेनॉल आपके नर्वस सिस्टम यानी आपके तंत्रिका तंत्र में जो है वो आपके जो सेरेबेलम होता है उसमें जाकर ये अफेक्ट करता है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपके ब्रेन को इफेक्ट करता है और इस ब्रेन के इफेक्ट करने की वजह से आपका जो है वो शरीर का जो समन्वयन है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, आप ठीक से चल नहीं पाते, चीज़ों की समझ आपके अंदर कम बढ़ जाती है, साथ ही साथ आपका शरीर बैलेंस नहीं हो पाता है, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस के लिए, यानी आपके शरीर के अंदर निराविषीकरण की प्रक्रिया करने के लिए, यानी ये जो अल्कोहल एक तरीके का विष है, तो ये आपके शरीर के अंदर निराविषीकरण करने के लिए कहाँ पे पहुंचता है, लिवर में, यानी लिवर इसको छानता है, इसके अंदर जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको अलग करता है। तो जब आप ज्यादा शराब पिएंगे तो आपका ये जो अल्कोहल है निराविषीकरण प्रक्रिया यानी डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस के लिए, यानी उसके अंदर जहर को निकालने के लिए लिवर में जाएगा और लिवर में जब इसकी सफाई होगी तो फिर जब लिवर पर ज्यादा दबाव पड़ेगा, एक्सेस दबाव पड़ेगा, जब ज्यादा आप अल्कोहल पिएंगे तो आपका लिवर खराब हो जाएगा। और लिवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे शरीर का अंग है, जो लिवर अगर खराब होगा तो फिर हमारी बॉडी के और भी अंग इसकी वजह से खराब होने लगेंगे। तो एक तो हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे मस्तिष्क को ये नुकसान पहुंचाता है और दूसरा जो है ये हमारे लिवर को और हमारी बॉडी के हर पार्ट को नुकसान पहुंचाता है। ये है एथेनॉल, जो एथेनॉल होता है वो अगर उसे आप पिएंगे तो ये होगा। इसके अलावा एक होता है मेथनॉल, ठीक है, मेथनॉल। तो मेथनॉल जो है वो हमारे अगर यकृत में, एथेनॉल तो भैया उस डिटॉक्सिफिकेशन होता है, लेकिन मेथनॉल जो है थोड़ी सी भी मात्रा में अगर आप ले लेंगे, अगर एथेनॉल लिए तो फिर बहुत एक्सेस मात्रा में लेते रहेंगे, कई सालों तक ले रहे हैं लगातार, तो फिर वो नुकसान पर। लेकिन अगर मेथनॉल आपने ले लिया, ये दूसरे प्रकार का अल्कोहल होता है, तो मेथनॉल जो है हमारे लिवर में पहुंचकर मेथनॉल बन जाता है और इसकी वजह से या तो अगर आप मेथनॉल लेते हैं तो आपकी जो ये आपकी आईज हैं, आपकी जो आंखें हैं, तो ये आंखें जो हैं वो ब्रेन तक एक नर्व से, एक तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती हैं, एक तंत्रिका कोशिका से जुड़ी होती हैं, तो वो डैमेज हो जाती है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, जिससे आप अंधे हो जाएंगे। और अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में आपने एक साथ ले लिया तो फिर आपकी लिवर जो है वो डैमेज हो जाएगा, उससे मौत हो जाएगी। तो याद रखिएगा मेथनॉल जो होता है, ठीक है, मेथनॉल जो होता है वो मेथनॉल जो होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। अक्सर इसकी वजह से आप देखते होंगे, सुनते होंगे न्यूज में, बहुत सारे लोगों की मौत होती है। तो मेथनॉल जो है वो एक जहरीली शराब होती है जिसको लेने से आपकी या तो आंखें खत्म हो जाएंगी, आंखों की रोशनी खत्म हो जाएगी, या फिर जो है वो लिवर डैमेज हो जाएगा पूरी तरीके से और मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए एथेनॉल से ज्यादा खतरनाक है मेथनॉल, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर ईंधन के रूप में अल्कोहल आजकल यूज किया जा रहा है, तो गन्ना की मदद से हम लोग एथेनॉल तैयार करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं कि उसको किण्वन कराकर इसको अल्कोहल बनाते हैं और फिर अल्कोहल बनाकर इसको ईंधन की तरह से हमारे जो फ्यूल होता है, हमारे पेट्रोल है, उनके साथ मिलाया जाता है और इसको ईंधन की
की तरह उपयोग करते हैं। ये ईंधन क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये पर्याप्त ऑक्सीजन पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है। मतलब इसके साथ जो अदर गैसेस होती हैं नहीं प्रोड्यूस होती हैं। तो कुल मिलाकर ये जो एथेनॉल होता है, जो हमारा एल्कोहल है, ये एक प्रकार का अच्छा ईंधन माना जाएगा। हमारे वायु प्रदूषण को रोकने में ये काफी मददगार होता है। ये हमारे वायु प्रदूषण को रोकने में काफी मददगार होता है। एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म क्या होते हैं? अब एथेनोइक अम्ल की को बोलते हैं, इसे एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल कहा जाता है और ये कार्बोक्सिलिक समूह से संबंधित है। ठीक है, एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। इसका फॉर्मूला CH3COOH कहा जाता है इसे। ठीक है, तो इसे 3 से 4% अगर हम मिला दें उसके एसिटिक अम्ल को तो पानी के अंदर, तो इससे ये हमारे अचार को सुरक्षित रखने में मदद करता है। साथ ही साथ इसका हम सिरके की तरह से हम सेवन करते हैं, जो हमारे खाने का टेस्ट भी बढ़ा देता है और साथ ही साथ हमारे शरीर के लिए भी बेहतर होता है। ठीक है, होता है। इसके अलावा शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है और इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है। ठीक है, इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो शीत स्थानों पर आसानी से जम जाता है, इसीलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होते हैं वो कैसे अम्ल होते हैं? क्या ये दुर्बल अम्ल होते हैं या जो है वो सबल अम्ल होते हैं? तो दुर्बल अम्ल होते हैं खनिज अम्ल, जैसे हाइड्रो HCl, जो खनिज अम्ल है जैसे HCl है, H2SO4 है, ये खनिज अम्ल कहलाते हैं। तो ये जो है जब पानी में डिसॉल्व होंगे तो ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन जो है वो रिलीज कर देंगे, अपने आयंस में बदल देंगे। जबकि जो CH3COH होता है ये अपने सारे हाइड्रोजन जो है आसानी से डिसॉल्व नहीं करता, आयन में नहीं बदलता, इसलिए ये जो है दुर्बल एसिड है, दुर्बल जो है अम्ल है। और ये जो खनिज अम्ल होते हैं ये जो है वो काफी प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अब एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाएं क्या होती है? एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होता है? इससे एस्टर बनता है और इसमें क्या किया जाता है? एथेनोइक अम्ल को एथेनॉल के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है? एस्टर बनता है। और ये जो एस्टर होता है इसकी गंध मृदु होती है। ठीक है, मतलब काफी मीठी सी होती है और इसका उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। तो मतलब एथेनोइक अम्ल यानी CH3COH को जब एथेनॉल के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो एस्टर बनता है और एस्टर से ही हम क्या होते हैं? एक अच्छी महक वाली चीज बनती है और इसका उपयोग जो है इत्र बनाने में, परफ्यूम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा जो एक क्षार एस्टर पुनः अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है, इस अभिक्रिया को साबुनीकरण, अच्छा, इससे साबुन भी बनाया जाता है। तो अब क्या होता है कि ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण होता है, ठीक है, लवण होता है, इस अभिक्रिया को यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी अभिक्रिया द्वारा जो एक अभिक्रिया द्वारा एस्टर को पुनः अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को साबुन। तो यहां पर क्या हो गया कि हमने क्या किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई, ठीक है, और इस एस्टर की, और इस एस्टर से फिर क्या होता है? एस्टर की क्षार एस्टर पुनः, एस्टर जो होता है वो पुनः अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण में बदल जाता है और इस अभिक्रिया को साबुनीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो फिर से समझ लीजिए कि हमने क्या किया, ये जो एस्टर बना था ना, यहाँ पर एस्टर बना था, उस एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, जिससे कि अल्कोहल बना और साथ ही साथ क्या बना? इसके साथ सोडियम लवण बना। ये सोडियम है ना, सोडियम लवण बना। तो इस प्रक्रिया से साबुनीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है और इससे साबुन का निर्माण होता है। ठीक है, साबुन का, तो जो साबुन हम लोग यूज करते हैं वो इसी प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। क्षारक के साथ अभिक्रिया, खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। तो क्योंकि ये एसिड होता है और आपको पता है, पहले भी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि एसिड के साथ जब बेस यानी क्षार जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है? लवण बनता है और पानी बनता है। तो वहां सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा ये एसिड CH3COH यानी कि ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, जब इस एसिटिक अम्ल जो है वो रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? CH3CONA यानी ये लवण बनाएगा और साथ ही साथ वाटर बनाएगा। तो एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट से कैसे अभिक्रिया करता है, आइए जानते हैं। हाँ, ठीक है, तो ये सब चीजें, तो यहां पर क्या हो गया? साबुनीकरण की प्रक्रिया हो गई और यहां पर जो हो गया लवण बना। ठीक है, सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसिटेट जो है वो लवण
लवण का निर्माण यहाँ पर हुआ। इसके अलावा कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या होता है, ठीक है, तो अगर एथेनोइक अम्ल जो है वो किससे अभिक्रिया करे, कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे, हाइड्रोजन कार्बोनेट के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे करके लवण और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो यहाँ पे लवण हो गया और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण करते हैं। तो इस अभिक्रिया को लवण का सोडियम एसीटेट कहते हैं। इस अभिक्रिया में उत्पन्न लवण को सोडियम एसीटेट कहते हैं। मतलब ये सोडियम एसीटेट हो गया, सोडियम एसीटेट हो गया, ठीक है। ये जो लवण बन रहा है ये सोडियम एसीटेट हो गया। तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि आपका जो एसिटिक एसिड है जब वो कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम एसीटेट बनाता है और साथ ही साथ पानी और साथ ही साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पादित करता है, ठीक है, उत्पादित करता है। अब बात हो रही है साबुन और अपमार्जक। साबुन जो है वो आपको पता है सोप बोलते हैं, अपमार्जक जैसे डिटर्जेंट बोलते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि इसमें मिसेल का निर्माण होता है। तो जो साबुन से निकले हुए सोडियम जो सफाई में साबुन का के प्रभाव का पता चलता है। अधिकांश मैल तैल, तो जो भी मैल हमारे कपड़ों में लगा होता है उसमें ज्यादातर जो मैल होता है वो कैसा होता है, तेल वाला होता है। इसी वजह से वो हमारे आसानी से पानी से अगर आप किसी भी जो मैल लगी होगी उसको धुलने का प्रयास कीजिए तो नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि वो तैलीय होता है और पानी जो है उस तेल को डिसॉल्व नहीं कर पाता, उसको जो है वहां से हटा नहीं पाता। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं या साबुन का यूज करते हैं। साबुन क्या करता है, उस मैल के चारों तरफ वो जो मैल होता है यानी तेल की जो बूंद होती है, वो जो मैल होती है जिसको हमारा नॉर्मल पानी नहीं साफ कर पाता, उसके चारों तरफ इस तरीके से सोडियम लवण सोडियम आयंस को छोड़ देता है, जिसके साथ ये जो है आपस में ये सोडियम आयन जुड़ जाते हैं और उस तेल की बूंद को या उस मैल जो है उसको चारों तरफ से पकड़ लेते हैं और उसको अपने साथ जो है वो पानी के साथ बहाकर बाहर निकाल देते हैं। तो इसे मिसेल का निर्माण कहते हैं। तो ये जो हमारी गंदगी होती है उसको ये सोडियम लवण से निकले हुए, साबुन से निकले हुए सोडियम जो आयंस होते हैं वो उसको चारों तरफ से पकड़कर उसको उससे कपड़े से निकालकर बाहर निकाल देते हैं और हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। इसे मिसेल का निर्माण कहते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि सफाई में साबुन के प्रभाव का पता चलता है। अधिकांश मैल तैलीय होते हैं और आप जानते हैं कि तेल पानी में अघुलनशील होता है। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। तो साबुन क्या होते हैं, सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल से, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करती है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसली संरचना तैयार करते हैं जहां अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इससे पानी में इमल्शन बनता है। इस प्रकार साबुन का मिशैल मैल को पानी बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। तो जो बात मैंने बताई वही बात यहां पर हुए। तो जो साबुन होता है वो सोडियम और पोटेशियम का लवण होता है। आपने जैसे पहले देखा कि वो साबुनीकरण की प्रक्रिया में बना और ये सोडियम जब हम इसे पानी में घोलते हैं तो सोडियम आयन या पोटेशियम आयन रिलीज होते हैं और ये सोडियम आयन पोटेशियम आयन जो होते हैं तेल की बूंद या मैल की जो मैल होती है उसको उसके साथ चिपक जाते हैं और एक मिसाइल का निर्माण करके उसको पानी के साथ बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये बात कही गई है। तो ये क्या आपने कभी स्नान करते समय अनुभव किया है कि झाग मुश्किल से बन रहा है एवं जल से शरीर धोने के बाद भी कुछ अघुलनशील पदार्थ इसकम जमा रहता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है। ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है। एक अन्य प्रकार के यौगिक यानी अपमार्जक का उपयोग कर इस समस्या को निपटाया जा सकता है। तो अपमार्जक यहां पर अगर बात की जाएगी तो अपमार्जक ज्यादा बेहतर होते हैं यानी डिटर्जेंट ज्यादा बेहतर होते हैं साबुन से। तो कभी कभी जब साबुन काम नहीं करता ऐसी कंडीशन में डिटर्जेंट काम करता है। ठीक है, काम करता है। तो अपमार्जक क्या होते हैं? अपमार्जक सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण तथा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो डिटर्जेंट होते हैं वो क्या होते हैं? सल्फोनिक लवण होते हैं या लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। इस प्रकार वह कठोर जल में भी प्रभावी रहते हैं। सामान्यतः अपमार्जकों का उपयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद में बनाने में होता है। तो याद रखिएगा कि जो साबुन होता है उससे बेहतर डिटर्जेंट होता है और डिटर्जेंट जो है वो कठोर जल में भी सफाई आसानी से कर लेता है जबकि साबुन नहीं कर पाता है। और ये क्या होते क्या हैं? ये सल्फोनिक तथा अमोनियम लवण होते हैं। तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दी, बस इतना याद रखना है। और मुझे लगता है कि ये सारी की सारी चीजें मैंने
आपको बता दी, आसान भाषा में बताने का प्रयास किया। जितना बताया ये मोर देन इनफ है। इतना अगर आप कर लेंगे तो आपका पूरी तरीके से कल्याण संभव हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना कर लीजिए, लाइन बाय लाइन जो मैंने बताया पॉइंटर नोट तैयार कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।